Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 की जो एनसीईआरटी में बेस्ड आता है. 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट, कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस ईवीएस के और कुछ एनसीईआरटी वाले. एक अच्छा बैलेंस्ड सेट कहेंगे इसको. 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि 30 मार्क्स का आता है. क्लास है आपकी 4. इससे पहले 3 सेट्स हम लगा चुके हैं एकदम, जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हैं. बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कहानी. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पढ़ेंगे. 30 क्वेश्चंस हैं, इसको एक टेस्ट की तरह लेके चलना है, क्योंकि 3 सेशंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग अब तक डेवलप हो जानी चाहिए. इन बिटवीन जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझ के भी चलते रहेंगे. तो फटाफट से कमेंट करेंगे. और अभी जो सीटेट अपीयरिंग वाले भी जो है बीपीएससी यानी जो बिहार टीचर वाली वैकेंसी है उसमें एलिजिबल हैं, तो आप मस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए. मुझे लगता है नोटिफिकेशन आज पहुंचा नहीं है. चलिए आइए और समझते हैं. वैसे ये सेशन कल होना था, बट वो बिहार वाली न्यूज के चक्कर में डिले हो गया. नेम ऑफ स्टेट इन विच नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड, यानी जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है. अभी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है बछेंद्री पाल वाला, जो चैप्टर है जिसमें चर्चा हो रही है कि कैसे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है ना, कैसे चीजें बनाई जाती हैं, कैसे वहां पे प्रिपेयर कराया जाता है लोगों को माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में. ठीक है ना. बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी. और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है बताना चाहेगा कोई? इस बार भी पूछा है, हर बार लगभग पूछ लेते हैं. तो 8848 मीटर के करीब की बात होती है, जिसको राउंड फिगर करके कई बार 50 भी ऑप्शन में दे देता है. 48 नहीं होता तो हम 50 के साथ चले जाते हैं. नहीं तो अगर टू बी प्रिसाइज तो ये है कहानी. ठीक. और उसको क्या सागर माथा कहते हैं, नेपाल, और वो सारी बातें हमने पूरी स्टोरी याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए माउंट एवरेस्ट को लेकर के. ठीक है जी, बढ़िया कहानी. चलें आगे. बहुत बढ़िया. बीटीसी वाले फिल कर सकते हैं. हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं. 2 ईयर का ही तो उन्होंने वो मांगा. देखिए एक बार, तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा. और वैसे भी कॉमन सेंस भी लगाएं तो भाई माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग है, तो प्लेन में देके क्या करेंगे, थोड़ा तो कहीं माउंटेन के आसपास हो. मतलब वैसे भी अगर आप याद रखना भी चाहें और कॉमन सेंस भी. ठीक. तो झारखंड बनता ही नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड 2 ही ऑप्शन बचते हैं. और बछेंद्री पाल की जो स्टोरी है उसमें जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उत्तरकाशी में पहले पर्टिकुलरली ये होता था, जो अभी उत्तराखंड का पार्ट हो गया. तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ओवर हियर. सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर. 1 नंबर का आसान सा सवाल है. ठीक है ना. और कैसे वो आयरन टैबलेट्स और बहुत सारी चीजें लेकर के जाते हैं, तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी करेंगे. आप मैराथन से भी एक बार देख सकते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो नशीली नहीं है या भ्रांतिजनक नहीं है, हेल्यूसिनेशन वगैरह जिससे नहीं आते. बताइए फटाफट से. ड्रग को आइडेंटिफाई करना है जो कि हेल्यूसिनोजेनिक नहीं है, यानी हेल्यूसिनेशन पैदा नहीं करती वो ड्रग. एलएसडी, हैशीश, आशीष नहीं है ये, है ना, कैनबीज या पेनिसिलिन. बताइए. तो ये मूवीज हमने बहुत देखी हैं, और थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस करेंगे, जिसको नहीं याद है वो वैसे भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकता है. ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो रैंडम है, किसी भी सेट में दिया भी जा सकता है और किसी भी सेट में नहीं भी दिया जा सकता है ना. तो अगर हम बात करें तो यहाँ एलएसडी कोई मूवी भी आई थी ना, तो कुछ तो उसमें नशे वशे का है, मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने देखी भी नहीं होगी ठीक से, बट रिलेट कर लो दिमाग में कि हाँ भाई एलएसडी अच्छी खासी एक ड्रग होती है जो हेल्यूसिनेटरी है या फिर हेल्यूसिनोजेनिक है. हैशीश की अगर बात कर रहे हैं तो ये भांग हिंदी में लिखा ही हुआ है, तो ये तो आप देख के समझ जाएंगे, है ना. वो होली की मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने, कहीं आसपास का किस्सा सुना होगा, गलती से किसी ने सेवन कर लिया और फिर उसको 1 के 2 नजर आने लग गए. कैनबीज भी एक प्लांट है जो हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग के अंदर ही आएगा. तो ये जो पेनिसिलिन है ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में यूज होता है बेसिकली. तो ये ऐसा ड्रग नहीं है कि जो भ्रांतिजनक हो या फिर हेल्यूसिनोजेनिक हो. ठीक है जी. तो पेनिसिलिन इज द राइट आंसर. नॉट ही पूछा था हमसे. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो कुछ क्वेश्चन हमेशा अब ऐसे आने लग गए हैं जिनमें आपका थोड़ा कॉमन सेंस यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर्ड टू एज वाटरमैन ऑफ इंडिया. अब इनकी कहानी हमने पढ़ी है एनसीईआरटी में. वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको
दिस एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट इज एंगेज्ड इन वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। बताइए, आपको फोटो भी दिखा दिया, कौन है, पहचानिए कौन है ना, बताइए। बी ऑप्शन 73% लोग चूज भी कर रहे हैं, जो कि सही भी है अपने आप में, है ना। जादव पायंग नहीं पढ़ा हमने एनसीईआरटी की, अगर हम बात करें। इस सिंपल आंसर है राजेंद्र सिंह, इनको जल पुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टीवी शोज भी इनके ऊपर आए और मैग्सेसे अवार्ड इनको 2001 में मिला, है ना। और जो पौधा है, मतलब इन्होंने काफी काम किया है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, राजस्थान के। वाटर कंजर्वेशन पे काफी काम इन्होंने किया है, जो फिर से जिससे जल क्या कहते हैं उसको, वाटर लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके, और भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। यार बस पूछो मत क्यों लेट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ पैटर्न ऑन कश्मीरी हाउस बोट्स विच अपीयर्स लाइक जिगसॉ पजल। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है कि एक पैटर्न जो कश्मीरी हाउस बोट्स पर पाया जाता है कैसा दिखता है, जिगसॉ पजल के जैसा दिखता है, एक पहेली के जैसा नजर आता है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है ऐसा, और आपको नोट्स में भी दिया हुआ होगा, जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये जिगसॉ पजल के जैसा नजर आता है। कहाँ कि ये हाउस बोट्स हैं और किस जगह पे ये ऐसा पैटर्न होगा, बताइए। डी ऑप्शन 53% लोग उत्तर दे पा रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगी इस मंडे तक, खत्म बंद कहते हैं इसको। ये एकदम फैक्चुअल जवाब है, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है, थोड़ा सा रिवाइज किया है तो याद रह जाएगा, नहीं तो दिमाग से चीजें निकल जाएंगी इस केस में, ठीक है ना। मेहराब और मुकरनाज दियोबंद कुछ नहीं, ठीक। एक नाग गुम्फन वाला भी कॉन्सेप्ट था साथ में, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था घर के। तो एनसीईआरटी की अगर आप समरी देख लेंगे एक बार प्लेलिस्ट में जाके, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक आसान सा सवाल, इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5, कक्षा 5 की टेक्स्ट बुक में मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट है। गोलकुंडा फोर्ट पे क्वेश्चन इस तरह का बनाने लग गए हैं आजकल, इस बार कई सेट्स में देखने को मिला है ईवीएस के। तो गोलकुंडा फोर्ट का जो मैप है वो दीवार पे प्रिंटेड है वहां। ऑन दी राइट बॉटम ऑफ दिस मैप फॉलोइंग स्केल इज, अब स्केल होता है हर किसी मैप का अलग अलग हो सकता है, तो इसमें स्केल है कि जो मैप पर 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 110 मीटर के बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट सेट में भी किया था ईवीएस के, पैमाना क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। गोलकुंडा फोर्ट की जो दीवारों पे स्केलिंग है उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो वहां पे 1 सेंटीमीटर है उसका एक्चुअल मतलब 110 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है हमसे, इफ ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड बंजारा दरवाजा, ऐसे ही करते हैं, ये कोई 2 दरवाजे हमें पकड़ा देते हैं और कहते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो मैप पर डिस्टेंस दिया हुआ है, रियल में नहीं दिया हुआ है। रियल में देकर के मैप पे भी कन्वर्ट करा सकता है यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछना हो, और जो मैप पर दिया हुआ है उसको रियल में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो मैप पे जो डिस्टेंस है वो है 13.7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 110 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमें गुणा ही करनी पड़ेगी, है ना। 110 सेंटीमीटर से 13.7 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, निकल के क्या आ जाएगा, 1.507 किलोमीटर। क्लियर है बात, चलें आगे। बहुत बढ़िया, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। कल से क्लास 9 बजे शुरू हो रही है, और ये मैं बैचेस में भी बोल चुकी हूं कि अब अगले 1 हफ्ते तक एक भी क्लास लेट नहीं होगी 5 मिनट से ज्यादा, है ना। ये मैं सभी के सामने बोल रही हूँ। आज 9 बजे का समय होगा, 9:05 तक क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। इसका एक रीजन और भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक। जो 7 बजे वाली क्लास है वो 7:05 पे शुरू हो जाएगी, अगर कोई 6 बजे वाली क्लास है तो वो 6:05 पे शुरू हो जाएगी। और बताओ, देखिए अगर हम बात करते हैं, 9:15 से टाइम कर देंगे, 9 बजे का कल शाम से। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज, बताइए। एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर क्या कहलाएगा, फटाफट से बताइए। हाउ कैन आई गेट एनसीईआरटी नोट्स? अंजलि, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स 5 सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। इवन टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर किए हुए हैं पिन करके, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो भी ये काम की बातें हैं वो सब गिवन है ना। और गोलकुंडा फोर्ट का एज सच यहाँ पे कोई रेलेवेंस था नहीं, वो बस आपको अब गणित लगाना था कि इतना दिया हुआ है इसके बराबर। अब यहाँ गोलकुंडा छोड़ो, कुछ भी लिखा होता बात बराबर ही होती, आपको वही गुणा करनी थी, ठीक है जी।
तो डी ऑप्शन 35% लोग कह रहे हैं कि एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणजनक क्या है, कार्निवोरस होगा। बिल्कुल सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम कह रहे हैं वो कार्निवोरस होते हैं। अभी हम पिरामिड भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। डीकंपोजर्स हो गए, फंगी हो गया या अर्थवॉर्म हो गया, जो ऐसा एलिमेंट है डेड ही उस पे फीड करेंगे और अर्थ के लिए भी एक सॉइल तैयार कर देते हैं। प्रोड्यूसर्स आपको पता ही है, प्लांट्स वगैरह। फिर हर्बीवोर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को एक तरह से उनके ऊपर फीड करते हैं, हिरन वगैरह हो गए जो घास खा रहे हैं, ठीक, या वो टिड्ढा होता है। तो कार्निवोर्स हैं जो इन लोगों को खा रहे हैं, जैसे जो टिड्ढे को खा जाए मान लीजिए, या स्नेक हो गया, तो वो सब इनको खा जाते हैं। तो ये कार्निवोर्स जिनको हम मांसाहारी भी कहते हैं। इस तरह से हम ये पिरामिड में एक बार नजर भी लगा लेंगे। इस चैप्टर को जरूर पढ़ जाइएगा, 6th 7th 8th में से किसी एक एनसीईआरटी में साइंस की आपको मिल जाएगा ये। और फूड चेन तो वैसे भी आप अलग से इंटरनेट पे डालेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, वही ग्रीन प्लांट्स आपके जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट सन से लाइट लेकर के और अपना वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बना रहे हैं। फिर तो ये हो गए क्या, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, अब ये टिड्ढा हो गया, तितली हो गया, चूहा हो गया, जो इन पर निर्भर है, प्रोड्यूसर्स पे, जो प्लांट्स हो गए या फसलें हैं उनको खा करके अपना पेट भर रहे हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो थर्ड लेवल है, वैसे तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहे जा रहे हैं, बट ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे अगर देखा जाए, है ना। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, ये सेकंड मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए फर्स्ट पर, सेकंड पर प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड पे देखा जाए तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो सारे क्या हैं, कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी हैं। चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो आपका ये चील जिसको हम नहीं, इसको कुछ और है ये, या तो कबूतर वगैरह जैसा कुछ होगा, है ना, इंसेक्ट वगैरह खा जाएगा। फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, गौरव जानी ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ट्रेवल्ड थ्रू स्मॉल एंड बिग सिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से कितने छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। तो कहां जा रहे हैं, दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली टू मुंबई का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं मैप पे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं, देखो जितने क्वेश्चंस ऑनलाइन में आए हुए ना उतने भी अच्छे से कर लिए हमने, प्रीवियस ईयर भी कर लिए, तो सोचो ना कितनी वैरायटी कवर हो गई। फिर तो 2-4 क्वेश्चन नए आ भी जाए तो वैसे भी सॉल्व कर लेगा इंसान, ठीक है ना। कौन से डेट का पेपर है ये, शायद 13 जनवरी का पेपर है, 2023 अभी हुआ था जो। देखिए बी ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं। देखते हैं, तो दिल्ली टू मुंबई जाते हुए स्मॉल एंड बिग सिटीज ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट। महाराष्ट्र चलो आ जाएंगी, मुंबई में ही पहुंचते पहुंचते राजस्थान भी मान लेंगे, हरियाणा भी कुछ हद तक संभव है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको कट कर दें। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात से तो ऑफ कोर्स जाना ही पड़ेगा, महाराष्ट्र इवेंचुअली आ जाएगा, और राजस्थान भी पड़ता ही है दिल्ली से निकलते ही, बल्कि ठीक। राजस्थान, मध्य प्रदेश का कोई सेंस बन नहीं रहा यहाँ भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दिल्ली से मुंबई जाने में सेंस नहीं बनता। तो इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है ये कि महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जो यहाँ पे लगाया है, बट गुजरात से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हरियाणा को एक बार को स्किप करना संभव है छोटे और बड़े शहर के हिसाब से, लेकिन गुजरात को नहीं किया जा सकता। तो फिर जो 3 ऑप्शन हैं जो सबसे ज्यादा बेहतर यहाँ नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं बी ऑप्शन। उसका रीजन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, कि जब आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, भाई ये आपका मैप हो गया इंडियन स्टेट्स का, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज, ये भी हमें ध्यान में रखना है आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी। तो ये हम देख रहे हैं कि व्यक्ति है कहाँ, यहाँ दिल्ली में, ये है दिल्ली, यहाँ है राजस्थान, ठीक। राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, हरियाणा जाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, हरियाणा तो फिर उधर हो गया, नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, हरियाणा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन बची ही नहीं है ना, वो मेरे मैप की स्केलिंग थोड़ी सी इधर उधर थी। गुजरात, भाई राजस्थान जाएगा व्यक्ति, गुजरात से निकलेगा, इवेंचुअली महाराष्ट्र, ठीक। तो ये 3 चीजें हैं। हरियाणा तो चैप्टर से हट जाता है क्योंकि वो तो ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, उधर से जाने की कोई खास आवश्यकता यहाँ लग नहीं रही है, तो फिर कंफ्यूजन है नहीं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत क्लोज था, इसलिए 1 मिनट को कंफ्यूजन हो सकती है, 1 सेकंड को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मनाली के घरों के बारे में पूछ रहा है, पता नहीं मनाली के घरों पे या एक हाउसेस पे क्वेश्चन आता ही है। अभी ईवीएस के कुछ टॉपिक्स भी करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स करेंगे। आपका सीडीपी के टॉपिक हैं 2 और बचे हुए, कल और परसों में उनको निपटा देंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं, चमेली फ्रॉम मनाली लिव्स इन विच टाइप ऑफ हाउस। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। चमेली एक बच्ची है, तो वो या व्यक्ति है,
वो मनाली में रहती है, तो किस तरह के घर में रहती होगी? सिंपल बात यह है कि मनाली में किस तरह के घर पाए जाते हैं, आपको ये पूछा है आपके कॉमन सेंस से। हाउस मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, तो ये तो असम में पाए जाते हैं भाई, वहां बारिश ज्यादा होती है तो बांस के खम्भों पे 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं ताकि वो डूबे ना। मड हाउसेस विद टाइल्स, यानी मिट्टी के घर टाइल्स के साथ यूज होते हैं, या फिर हाउस मेड ऑफ स्टोन और वुड, या मल्टी स्टोरीड हाउस। मल्टी स्टोरीड हाउस में भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं जो लद्दाख वाले भी थे, तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो है हमारा हाउस मेड ऑफ स्टोन और वुड। पत्थर या लकड़ी से के इस्तेमाल दोनों के मिक्स एंड मैच से घर बनते हैं। आप कभी मनाली जाएंगे तो देख भी लेंगे। ठीक है जी बात, चलें आगे बढ़े। टाइल वाइल का प्रयोग तो उत्तर भारत में ज्यादा, इधर थोड़ा और नीचे की तरफ सेंट्रल कह लीजिए। वी कैन प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम व्हीट, यानी हम गेहूं से विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, है ना। मतलब व्हीट से हम बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट, यानी गेहूं से कौन सा एक फूड आइटम प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, नॉट पूछा है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। ए ऑप्शन। अब कोई कह रहा है क्या इसको बीपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं, तो यार ये नुकसान थोड़ी देगा। पेडागोजी अगर आप साइड करते हैं तो 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देख ही सकते हो, या एनसीईआरटी तो एक बार को पढ़ ही लेनी चाहिए। बताएंगे अल्फा उसका भी। ए ऑप्शन मैराथन का भी बताएंगे, अभी तो समय है। उत्तपम एवं डोसा, बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। चपाती एंड केक दोनों बन सकते हैं भाई, व्हीट का इस्तेमाल करके केक भी बना सकते हो आप, चपाती भी बना सकते हो। ज्यादातर चपाती तो हम खाते ही भारत में व्हीट वाली ही है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पॉसिबल है, बाजरा रागी ये वो, बट व्हीट जो है। हलवा एंड पूरी खूब बनता है। स्लाइस ब्रेड एंड पुआ, पुआ वेस्टर्न यूपी में खूब चलती है एक डिश, है ना, आटे से बनती है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें व्हीट से बनाई जाती हैं जनरली। बट उत्तपम एंड डोसा कभी आपने देखा है कि गेहूं से बना दिया हो किसी ने? उत्तपम और डोसा के लिए क्या चाहिए होगा? सूजी टाइप की चीजें चाहिए होंगी, ठीक। तो ये उत्तपम तथा डोसा, अभी आजकल मेरा नाश्ता उत्तपम चल रहा है, पिछले 1 साल तक पोहा खाने के बाद अब मैं उत्तपम पे आ चुकी हूं। देखिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डाइटरी फाइबर, यानी आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। डाइटरी फाइबर्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, बट ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना। बताइए। चलें आगे बढ़ें। चावल का प्रयोग करके भी वो वाली डिशेस बना लेते हैं। अगर सूजी को डायरेक्टली अगर ये लोग मतलब नहीं भी कंसिडर कर रहे होंगे, या व्हीट का ये एक प्रोडक्ट है, तो चावल वगैरह से भी वो चीज बनाई जा सकती है, तो वो फिर व्हीट नहीं होगा ना, राइस वाला एस्पेक्ट उसमें आ जाएगा। देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डाइटरी फाइबर। तो ए ऑप्शन 28% लोग दे रहे हैं, बाकी सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को पोषण देना काम है डाइटरी फाइबर का। या फिर ऑल्सो नोन एज रफेज, हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मेनली प्रोवाइडेड बाय दी प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं हाँ, प्लांट से डाइटरी फाइबर्स मिल सकते हैं, ठीक। अनडाइजेस्टेड फूड से मुक्ति देने में मदद करेंगे या डाइजेशन में हेल्प करेंगे डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रफेज, बिल्कुल कहा जाता है इनके बारे में, ये इनकी विशेषताएं हैं डाइटरी फाइबर्स की तीनों ही। लेकिन एक बात जो डाइटरी फाइबर के बारे में गलत है वो है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को पोषण देना, ये इनका काम नहीं है। जो गंदगी है या डाइजेशन है उसमें हेल्प करना, या रफेज के लिए मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालने में मदद करना, ये डाइटरी फाइबर्स का मुख्य लक्षण है। इसमें कई बार ये ऑप्शन ना दे करके ऑप्शन दे देगा कि वाइटामिन्स देते हैं ये हमें एंड ऑल, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। और न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स के ऑप्शन में डाइटरी फाइबर के साथ हम नहीं जाते, ये इनकी विशेषता नहीं है, इनके बाकी तीनों काम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इन द चैप्टर द स्टोरी ऑफ अमृता, द विलेज खिजाड़ी गॉट इट्स नेम फ्रॉम, यानी अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ी को उसका नाम मिला किस बेसिस पे? खेजड़ी ट्री से भी क्वेश्चन आता है ना, तो एंसेस्टर्स के बेसिस पे, पूर्वजों की वजह से। चिल्ड्रन लिविंग देयर, बच्चे वहां रहते थे,
पंचायत मेंबर्स की वजह से, या ट्रीज दैट ग्रो देयर? इसका जवाब मैं आप ही को खुद ही दे चुकी हूं। क्या है इसका जवाब? ट्रीज दैट ग्रो देयर, यानी वहां उगने वाले वृक्षों से नाम मिला अगर हम देखें तो। क्योंकि और इसमें पूरी स्टोरी है, जो चिपको मूवमेंट को भी इंस्पायर किया खेजड़ी ट्री ने, ठीक है ना। बिश्नोईज वाली भी स्टोरी है राजस्थान में। तो ट्रीज दैट ग्रो देयर, जो खेजड़ी ट्री है उसकी वजह से इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। और इसके बारे में कुछ विशेषताएं, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसमें ठीक ठाक मात्रा में लीव्स होती हैं, इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप होगी आपकी। दूसरा, इंसेक्ट्स वगैरह से ज्यादा हार्म नहीं होता, या मैं कहूं ये कई औषधि बनाने में भी या सांप वगैरह के इलाज में भी काम आता है। और इस तरह के इसके और कुछ बेनिफिट्स है। चिपको मूवमेंट को इसने इंस्पायर किया। तो ये बेसिक बेनिफिट्स है। राजस्थान में पाया जाता है, जिसको ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पानी के बिना वहां ग्रो हो ही पाता है। बुशी एक ट्री है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? 3 स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल। भाई बंगाल की खाड़ी में जिनका तट है, 3 स्टेट्स कौन से हैं वो? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। बताइए एक बार फटाफट से। अलग अलग जवाब दे रहे हैं। गुजरात तो देखो पॉसिबल नहीं है, आपको बताइए वो AIB से याद रखना होता है। अरेबियन सी इधर वेस्ट में, सेंटर या साउथ जिसको हम कह रहे हैं इंडियन ओशियन, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है ही। वहीं पे आपके वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो जिनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कह रहे हैं। तो ईस्ट में तो है ही बे ऑफ बंगाल। तो अब ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने हैं जो उधर कोस्ट पे पड़ेंगे। बी ऑप्शन 59% लोग सही कह रहे हैं बिल्कुल। भाई तमिलनाडु उधर ही है, आंध्र प्रदेश भी और ओडिशा भी। कर्नाटका और केरला की जब ये बात कर रहे थे, वेस्ट बंगाल ओडिशा केरला बनता नहीं है ना, क्योंकि कर्नाटका आपका अरेबियन सी की तरफ है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल आपका यहाँ है, बंगाल की खाड़ी। ओडिशा यहाँ नजर आ रहा है हमें, हमें यहाँ तमिलनाडु नजर आएगा, आंध्र प्रदेश नजर आएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, यानी वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? फटाफट से जवाब देंगे। टेस्ट की तरह ही लेना है इसको। कल से 9 बजे शुरू करेंगे क्लास एकदम। हाँ वही तो बताया, और कौन सी भाषा में कहे हैं? 13 जनवरी ही कहे ना रूबी, यही तो बताएं। देखिए ए ऑप्शन 71% लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है यू लाइक बंगाली फूड। यार मैंने ज्यादा खाया नहीं है, बट हाँ मुझे आ ही जाएगा पसंद। वेज में सब चलता है, अलग अलग चीज, बस मीठा ना हो और बहुत ज्यादा, मैं टेस्ट डेवलप कर लेती हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, यानी वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है क्या? रेन वाटर इज स्टोर्ड इन सरफेस और सब सरफेस एक्विफायर्स। तो हम ये कह रहे हैं वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृंत में हो सकता है। ये काम बहुत हद तक जो जिनको हम जल पुरुष कह रहे हैं या वाटरमैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, हाँ ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, उन्होंने भी ये काम काफी हद तक किया, जिससे जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल जो वाटर है हमारा, वो उसका लेवल बेटर हो सके, नीचे ना जाता जाए पानी जो है। तो ये काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किया जाता है, ताकि वापस ग्राउंड में चला जाए वो पानी इकट्ठा करके, हम उसको इवेंचुअली जमीन के अंदर ही भेज दे रहे हैं, जिससे लेवल अप हो सके। रेन वाटर इज अलाउड टू रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स। ऐसा नहीं है कि उसको बहने देते हैं, कहीं भी डर्ट से अलग कर देते हैं, ये सब बेकार बातें हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14, इसका एक टांका वाला भी एक वो है एनसीईआरटी में स्टोरीज पे। स्वच्छ भारत के बारे में पूछ रहे हैं इस बार, पिछले 2 बार से एक क्वेश्चन आ रहा है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। चश्मे भी बने हुए हैं इस पे, समझ जाइए, गांधी जी के बर्थडे की ही बात हो रही होगी, है ना। व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड? 150वें बर्थडे पे गांधी जी के, 100th बर्थडे पर, सुभाष चंद्र बोस 100th बर्थडे, या सुभाष चंद्र बोस जी के 125th बर्थडे। तो ये गांधी जी के बर्थडे पर इसको लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो महात्मा गांधी 150th बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है, हमें बताइए, और 2014 में ही अनाउंस किया था 150वें जन्म दिवस पर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफी इसको दिखाया भी गया था मीडिया के द्वारा। एनीमिया इज कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ। अब ये हमें पता है एनसीईआरटी में गिवन है ना, टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं स्कूल्स में। एनीमिया किसकी कमी से होता है?
अरेक्टता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है क्या? पहला ऑप्शन है, बताइए, पहला ऑप्शन है विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। ये सब भी अब हमें पता होना चाहिए इवेंचुअली कि विटामिन डी से क्या दिक्कत हो सकती है, और ये बचपन में पढ़ाई है हमने, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, आयोडीन कमी से क्या हो जाएगा, घेंगा का इतना ऐड आता था, है ना। तो आयरन इज दी राइट वर्ड, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। एनीमिया पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है एनीमिया किसकी कमी से होता है, दूसरा एनीमिया की कमी हो गई है यदि किसी बच्चे को तो क्या खिलाएंगे उसको। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड़ जिसको जैगरी हम कह रहे हैं, या फिर पालक, इस तरह की हरी जो सब्जियां हैं वो सब खिलाते हैं। तो आयरन की कमी से एनीमिया, जिसको खून की कमी भी कह देते हैं इन जनरल सामान्य भाषा में, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब पेडागोजी के 15 क्वेश्चन यहाँ आपके शुरू हो जाएंगे। देखिएगा, प्रीति एक ईवीएस की टीचर हैं, ऑफ क्लास 3, कक्षा 3 को पढ़ाती हैं। wants to teach concept of communication of the theme travel। travel आपके 6 themes है ना, फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये जो आपके थीम्स हैं, इनमें से कक्षा 3 में प्रीति एक ईवीएस की टीचर हैं, और थीम क्या है, ट्रेवल, घूमने को लेकर के जो थीम है उस पे वो अपनी बात कहना चाहती हैं रचनावादी अप्रोच से। रचनावादी का मतलब ये है बच्चे को एक्टिव रखना चाहती हैं। अब कौन सा एक ऑप्शन है जो बच्चे को सबसे ज्यादा एक्टिव रखेगा? सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता जवाब है एनकरेज रोल प्ले रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेट करना चाह रही हैं थीम ट्रेवल को, कम्युनिकेशन पे थोड़ी पढ़ाना चाह रही हैं, वो तो ट्रेवल थीम के अराउंड उस बात को कन्वे करना चाह रही हैं। तो ये तो कुछ और ही बात समझ ली इसने ऑप्शन ने। प्रमोट डिस्कशन कंट्रोवर्शियल इश्यूज रिलेटेड टू इट। एक तो तीसरी क्लास के बच्चे हैं, आप कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी ले आओ उनके लिए डिस्कशन में, है ना। प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस। अभी तो आप बच्चे को बता दो ना कि ट्रेवल के अंदर आता क्या क्या है, कैसे कैसे जाते हैं, अलग अलग संसाधन होते हैं, है ना, बाय रोड भी होगा, एयर भी होगा, वाटर भी होगा। तो उसको एक आपने एग्जांपल दे दिया रियल लाइफ में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, तो बच्चा एक्टिव होगा। बच्चा एक्टिव हमें अच्छा खासा नजर आ रहा है जब हम, क्योंकि ट्रेवल है थीम, कम्युनिकेशन नहीं है थीम, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, नहीं तो सही हो जाता। यूज ब्लैक बोर्ड एज एन इफेक्टिव टीचिंग एड। भाई ब्लैक बोर्ड से बेटर है कि हम उसको कहीं रियल साइट दिखा दें, तो ज्यादा एक्टिव बच्चा सी ऑप्शन में है, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा लेंदी है, पेडागोजी आजकल लेंदी ही देते हैं ये लोग। जवाब दीजिएगा फटाफट से। ये आजकल अच्छा ऑप्शन आ गया यूट्यूब में भी, ये दिल उड़ उड़ के आ रहे हैं, कोई इमोजी भेज रहा है हंसने वाला है। आप लोग पहले क्या कम डिस्ट्रैक्टेड थे जो अभी इनको ये भी देना था। देखिए, बताइए फटाफट से। 120 मार्क्स आए हैं आपके यूट्यूब से। मेरे शीतल कौशिक लिख रहे हैं, धन्यवाद शीतल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत रेयर कमेंट्स में पढ़ पाती हूँ, और उसमें इस तरह से, और इतने टाइम बाद भी जब आपका पेपर क्लियर हो जाता है आप लोग याद करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, फोकलोर्स आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज। यानी जो लोक कथाएं होती हैं वो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात। ये आजकल आप लोग बहुत पूछ रहे हो, आज क्लास में भी शाम को है, श्रुति कह रही है मैम आर यू वेजिटेरियन। बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, नो अंडा खाना, बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, तो लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बताइए, जवाब दीजिए। बताने के समय तो ध्यान नहीं रखते, अब कह रहे हो सी क्यों नहीं होगा, अभी आएंगे उस पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन बात करो ना, इसमें आप लोग सी लगा रहे हो, पहले से देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ सी क्यों नहीं होगा। उसमें बताया भी था आई थिंक। भाई जो लोक कथाएं हैं जो चलती हैं वो पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कहानी है, ये बिश्नोईज वाली कहानी हो सकती है, तो ये इसको यूज किया जा सकता है एक कथा के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट। ये जो फोकलोर्स होते हैं वो डेवलप चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित होती है उनसे। चलो ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना। फोकलोर्स कनेक्ट चिल्ड्रन विद देयर एनवायरमेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बच्चों को एनवायरमेंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फोकलोर्स प्रोवाइड मॉरल मैसेज टू चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंट, ठीक है चलो। फोकलोर्स डेवलप इंटरेस्ट अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये भी ठीक है। फोकलोर्स डेवलप क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में रचनात्मकता विकसित होती है इन लोक कथाओं से। अब ऐसे देखा जाए तो पांचों सही हैं, और पांचों ऑप्शन में है नहीं, हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, तो हमें किन्हीं 2 को तो साइड करना ही पड़ेगा। जो 3 बेस्ट ऑप्शंस हैं उन्हीं को हम चूज कर पाएंगे, 5 को नहीं लेके चल सकते। उसका रीजन है हमारे पास 3 का ही एक ऑप्शन है।
कोई कह रहा है आप केक खाती हैं, केक में एग होता है। यार इस हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन में, वो उतना हार्डकोर। एग का भी मैंने ट्राई किया था, मैंने उससे खाया जाता नहीं है, तो ऐसा मुझे एग से कोई बहुत वो नहीं है। बट एगलेस आते तो हैं यार इतने सारे, है ना। अब वो उस लेवल पे मम्मी है, मैं अभी उससे थोड़े से डिफरेंट लेवल पे हूँ। बट हाँ, जो रेड वाला लिखा रहता है ना, मतलब वो मुश्किल होता है, टेस्ट आता नहीं है एग में। और थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है क्योंकि बचपन से खाया नहीं कभी। देखिए एक बार, तो अब ऐसे तो यार बहुत सारी दवाइयों में पता नहीं क्या क्या, अब तो जीने मत दो फिर आप ऐसे तो। मुझे उनसे नफरत नहीं है जो लोग खा रहे हैं। देखिए एक बार, सी ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं। देखिए एक बार, दिल पे ले जाते हो, हैं बात घुमा के कहीं से कहीं पहुंचा देते हो। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। सी ऑप्शन कह रहे हैं 43% लोग। एक मिनट देखते हैं। सी ऑप्शन मतलब ए दो जगह पे है, बी सी और सी से शुरू हो रहा है। सी क्या है? फोकलोर्स प्रोवाइड मॉरल मैसेजेस टू चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंट। फोकलोर्स कनेक्ट चिल्ड्रन विद देयर एनवायरमेंट। ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, एक कह सकते हैं हम इसको लेंगे ही लेंगे। फोकलोर्स डेवलप चिल्ड्रंस इमेजिनेशन। बिल्कुल कल्पना शक्ति जो है उनकी, कि ऐसा हुआ होगा तो ये रहा होगा। एनवायरमेंट के प्रति भी वो कुछ नया सोच सकते हैं। क्रिएटिविटी डेवलप करानी ही है ताकि नए नए तरीके कल को पॉल्यूशन से लेके और बाकी चीजों को रोकने के वो इजाद कर सकें। डेवलप करते हैं इंटरेस्ट बच्चों में, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के तो बहुत तरीके हैं, एनवायरमेंट की तो बात ही नहीं हुई इसमें। और मॉरल मैसेज देने के भी बहुत तरीके हैं, ये लैंग्वेज में या बाकी सब्जेक्ट्स में भी पॉसिबल है। लेकिन ईवीएस की दृष्टि से देखें तो तीन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो एबीसी नहीं, एबीई है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नॉट ए, है ना। एबीई यहां मिलेगा हमें, सी ऑप्शन सही है, जो कि दे भी रहे हैं 44% के करीब लोग। क्योंकि वो बाकी मॉरल मैसेज चाहिए अगर, या रुचि जगानी है, तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को उससे अवगत कराने के। लेकिन एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटिविटी चाहिए ताकि वो नए तरीके निकाल सकें। इमेजिनेशन होगी तो क्रिएटिविटी आएगी, तो इमेजिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो आपका बी था, जो एनवायरमेंट से कनेक्ट करने की बात करता है, तो जब तक कनेक्टेड नहीं होगा बच्चा तब तक तो बाकी चीजें बेकार हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। इसमें कोई कह रहा था कि सी क्यों नहीं होगा। प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस, यही तो सी तो था, सही तो था। ये क्या समस्या आई क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए फटाफट से, देखिएगा एक बार। एटीन कहता है ग्रुप एक्टिविटीज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। भाई ग्रुप एक्टिविटीज मतलब दो से अधिक बच्चे एक साथ ग्रुप में, 2 बच्चे 3 बच्चे 5 बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, कक्षा 1 से 5 तक, उम्र कितनी होगी 6 से 11 वर्ष। हेल्प्स टू इंक्लूड डाइवर्स लर्नर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी जो एक्टिविटीज है ग्रुप एक्टिविटीज जहां मिलकर के बच्चे, कई सारे बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, तो बिल्कुल डाइवर्स लर्नर, जो विभिन्नता में एकता की बात है वो बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, कह सकते हो आप। अलाउज अ टीचर टू असेस स्टूडेंट्स इजीली, तो ये कोई आकलन का अच्छा तरीका नहीं है कि ग्रुप में इसलिए हम काम करा रहे हैं क्योंकि हमें बच्चे का टेस्ट लेना है। बाकी भी इसके ज्यादा बेटर रीजंस हैं कि डाइवर्सिटी में बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, सोशल स्किल्स सीखेंगे। कंपटीशन को नहीं, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है आपको, सहयोग को बढ़ावा देना है, गला काट प्रतिस्पर्धा को नहीं। हेल्प्स इन कवरिंग वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स, तो ऐसा भी नहीं है कि बाकी तरीके नहीं है वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स को डील करने के। तो 64% लोग जो हैं वो सही उत्तर यहां दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। द प्राइमरी टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड, यानी एक तो होता है सबमेटिव असेसमेंट जो जजमेंटल इन नेचर होता है, जो कितने % आप लेकर के आ रहे हैं उस चीज पे फोकस रहता है जिसका। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन है, सीखते कैसे हैं बच्चे उस पर फोकस्ड रहते हैं यहाँ पे। तो कोई ना कोई एक्टिविटी होती है फॉर्मेटिव में। सबमेटिव में पेन पेपर टेस्ट हो सकता है, लेकिन फॉर्मेटिव में एक्टिविटी को ही ढूंढना है आपको, ठीक है ना। बी ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग। एनुअल और सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं, बी ऑप्शन है। तो ये तो एसए में चला जाएगा, एफए में नहीं, फॉर्मेटिव नहीं सबमेटिव। वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स, ये एक्टिव है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फाइनल जजमेंट अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी फाइनल जजमेंट अगेन वो एसए में जाएगा, एफए में नहीं जाएगा, एक्टिविटी आती है एफए में। डिटरमिनिंग स्टूडेंट सक्सेस बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स, यानी आपको बच्चों की सक्सेस
बच्चे कितने पास हो रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं उस बेसिस पे आप बच्चों को जज कर रहे हैं, तो ये भी एस से ही हो गया एक तरह से। तो फॉर्मेटिव जिसमें बच्चा एक्टिव है वो तो सिर्फ यहाँ पे ग्रुप वर्क या समूह कार्य या परियोजना कार्य हो गए जिसमें बच्चा एक्टिवली उसको आप फीडबैक दे पाएंगे, रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है अनिल स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 asks his teacher Krishnan why it is so that stone sinks in water but paper does not. What should Krishnan do? यानी अनिल एक बच्चा है जिसने अपने टीचर कृष्णन से पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है सर कि जो पत्थर है वो तो डूब जाता है पानी में जबकि कागज नहीं डूबता, रीजन बताइए। अब 5वीं कक्षा का बच्चा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड, ठोस की अवधारणा के बारे में समझाएंगे। एक्सप्लेन दैट स्टोन इज हैवी एंड पेपर इज लाइट। आस्क अनिल टू एक्सप्लोर विच other objects sink in water and tell him that you will learn in your higher classes why things sink in water. अनिल से ये कहेंगे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीजें हैं जो पानी में डूब जाती हैं और ये कहे कि चीजें पानी में क्यों डूबती हैं, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। आपको देखना बच्चा किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है। आस्क अनिल टू कंपेयर स्टोन एंड पेपर एंड फाइंड द आंसर। कंपेयर करके और आंसर मिल जाएगा। बच्चे को ज्यादा खोज, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल, ज्यादा एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी भी आगे के लिए उसमें बनी रहेगी। वो ऑप्शन है सी, है ना। ये वो वाला पुराने जमाने में जो फंडा लगाया करते थे लोग कि जो ऑप्शन सबसे लंबा है वही बड़ा है, ये वो यहाँ लागू होता है। बट इन रियलिटी ये क्या है, ये वो ऑप्शन है जो बच्चे को सबसे ज्यादा एक्टिव रखता है, एक्सप्लोर करने का मौका देता है, उसको एक खोजकर्ता के रूप में देखता है। सी ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ छोटी बात नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, तो वो नाइव कॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन डेवलप हो जाएगा यदि आपने उस तरह से उसको बस कह दिया कि हाँ ये एक लाइन का उत्तर नहीं है, हो सकता ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है वाइल टीचिंग अ यूनिट ऑन वाटर। वाटर एक यूनिट है आपकी, पता ही आपको 6 थीम्स हैं, याद करो, घर में चिल्लाना शुरू कर दो, है ना। फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक ही में आ जाते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, है ना। फिर क्या है भाई, फूड, वाटर, शेल्टर, याद आ रहा है ना। वाटर, मम्मी को बता क्या हो जाके, शेल्टर, शेल्टर हो जाएगा तो ट्रेवल भी करोगे, एक जगह तो रुकते नहीं हो। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। ये हमारी 6 मेजर थीम्स हैं ईवीएस में जिनके अराउंड पूरा सिलेबस डिजाइंड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कक्षा 4 का बच्चा है और वाटर एक यूनिट है जो आप पढ़ा रहे हैं। Plans to send children to survey their neighborhood about availability of clean and safe drinking water. The teacher is trying to. यानी जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। बताइएगा एक बार। सी ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं। देखते हैं, कक्षा 4 में कहा है कि अपने आसपास पड़ोस में जाके देखो साफ पानी पीने के लिए कहाँ उपलब्ध है। तो कौन सा टीचर जो है वो क्या करने की कोशिश में है यहाँ पे पेडागोजिकली। तो पहला ऑप्शन है मेक अ रिपोर्ट अबाउट वाटर फैसिलिटीज इन डिफरेंट एरियाज, यानी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या वाटर फैसिलिटीज हैं डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पर्पज है टीचर का कि रिपोर्ट बनवाई जाए उनसे, और वो 5वीं क्लास के बच्चों से। इंटीग्रेट सोशल एस्पेक्ट्स विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि 5वीं क्लास तक आपको पता है ईवीएस में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। आपका एसएसटी भी ईवीएस तो है ही, और तीसरा है साइंस। तो बच्चे को एनवायरमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और सामाजिक संदर्भ कैसे, जब बच्चा बाहर जाएगा वो देखेगा एक अंकल हैं जो अपनी गाड़ी धुलने में लगे हुए हैं, सुबह से 50 लीटर पानी गाड़ी साफ करने में लग गया, तो वो मुद्दे देख पाएगा, सामाजिक मुद्दे, जब समाज में वो निकलेगा। तो सोशल एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की, एकीकृत करने की पहल चल रही है, जबकि हम ये कहते हैं कि ईवीएस अपने आप में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरह पढ़ाएंगे, हम बाकी एस्पेक्ट से भी, बाकी सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करके पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट वाटर प्रॉब्लम्स इन देयर नेबरहुड, यानी उनके आसपास क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वाटर की। प्रॉब्लम नहीं, क्लीन वाटर की बात हो रही थी, और इसमें सब कुछ आ जाएगा। लेसन हर और हिज बर्डन फॉर टीचिंग, ये होता ही नहीं है टीचर का काम कि अपना बोझ कम करना है, इसलिए बच्चों को भेज दिया कि जाओ मजे करके आओ, मिलेंगे धीरे धीरे। तो आप समाज या आसपास के चीजों से जोड़ रहे हैं, पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन बी ही था, सी से भी ज्यादा बेटर था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। तानी रीड अ स्टोरी इन विच अ फॉक्स वांट्स टू ईट प्लम बट कुड नॉट रीच अ प्लम ऑन अ टॉल ट्री। ये आपने सबने सुना है। तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें लोमड़ी जो है वो आलू बुखारा खाना चाहती है बट पहुंच नहीं पाती है आलू बुखारा तक।
लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा तो खट्टा है, यहाँ हम अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर, बहुत बार हम एग्जांपल देते हैं साइकोलॉजी में, रैशनलाइजेशन कहते हैं उसको, कि जो चीज मिली नहीं उसको खराब कहने लग जाए। Tani had never seen a plum fruit, but after reading the story, she knows that plum is a fruit. This incident confirms which of the following learning principles? मतलब तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, बट उसने स्टोरी में सुना है आलू बुखारा। कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानते कि आलू बुखारा एक फल होता है, ये उसको अवेयरनेस हो गई क्योंकि स्टोरी को संदर्भ में पढ़ा है उसने, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, भाई सेंसरी एक्सपीरियंस कहां मिल पाया उसको, टच करके देखा उसने आलू बुखारा नहीं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में सीखते हैं, बेटर है, ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है क्योंकि सुना तो है ये स्टोरी एटलीस्ट या पढ़ी है, ठीक। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई कि अनुमान लगाने की बात हो रही है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग नॉलेज, नॉलेज को की संरचना कर रहे हैं, तो क्या बच्चा गया है वहां, नहीं। सबसे सही सटीक जो उत्तर है वो है बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, क्योंकि आलू बुखारा कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। आपको किसी मूवी का एक मिनट में उदाहरण देती हूँ, तुरंत समझ जाते हैं आप, क्यों, क्योंकि संदर्भ समझ आ जाता है आपको, चाहे ना आपने वो चीज खुद से एक्सपीरियंस की हो या नहीं की हो, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि सेंसरी एक्सपीरियंस आपका हो ना हो बट संदर्भ से समझ जाते हैं बच्चे, मतलब संदर्भ से समझना, इसीलिए हम कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं बच्चे को, संदर्भ में सिखाते हैं, जीवन से जोड़ करके, अलग अलग पहलुओं से जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 23 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस मींस, यानी करके सीखने की बात हम लगभग हर सब्जेक्ट में करते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखो, सक्रिय रखो। ये जॉन डुई भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करता है, करके सीखना, है ना। तो यूजिंग लॉट्स ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लास, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चार्ट, 3D मॉडल्स, ये सब ले जाओ। इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल टीचिंग, पढ़ाते समय बहुत सारे प्रश्नों को शामिल कर लेना। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, तो लेक्चर और एक्सप्लेनेशन से तो बच्चा हमें भी वैसे भी एक्टिव होता हुआ ज्यादा नजर आता नहीं है। इंक्लूडिंग रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क, अब आपको ये देखना है कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है, लर्निंग बाय डूइंग कहां हो रही है, सबसे ज्यादा सेंसेस उसके कहां इन्वॉल्व है, बताइएगा सबसे ज्यादा सेंसेस कहां इन्वॉल्व है। भाई शिक्षण सामग्री में होते हैं, नो डाउट, आपको दिख रही है कोई चीज, आपको वो एक्सप्लेन भी की जा रही है, यानी सुन भी पा रहे हैं आप, ठीक है ना, हो जाएंगे अंशु 100%, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप में आ जाएगा, टेंशन ना लो। और अभी तो मैथ्स पेडागोजी शुरू करेंगे, कल करेंगे जहां तक है। इंक्लूडिंग रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हमें यही नजर आ रहा है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है एक्टिविटी करके सीखना, डी ऑप्शन। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाना, बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड करना, एक्सप्लेनेशन देना, इन सबसे ज्यादा एक्टिव डी ऑप्शन में है बच्चा, जब वो खुद से करके सीख रहा होगा, लर्निंग बाय डूइंग वहां होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मनोरमा आस्क हर स्टूडेंट्स हाउ मेनी लेग्स डज द एनिमल्स अराउंड देम हैव। मनोरमा एक टीचर है, उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि भाई आपके आसपास के जो एनिमल हैं, पशु हैं, उनकी कितनी टांगे हैं। एज एन ईवीएस टीचर व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस एक्टिविटी, एक ईवीएस टीचर के रूप में मुख्य उद्देश्य क्या है इस एक्टिविटी को कराने का, बताइएगा फटाफट से। हाँ बिल्कुल, ऑलवेज लर्निंग, हम लोग टीचिंग ट्रेनिंग में अपने काम किया है काफी। देखिए प्रीवियस ईयर जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लो, अच्छे से रिवीजन ना कर लो, और कुछ करो ही मत उसके अलावा। क्वेश्चन के नाम पे मैं कहूंगी एक क्वेश्चन भी आपने कुछ और प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लिया, कोई पूरा स्कोर लाने से नहीं रोक सकता अगर आप उसी को अच्छे से एनालाइज कर लें, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ इवन। देखिए बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग कि एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या है। मनोरमा जब ये पूछ रही है एज अ टीचर बच्चों से कि कितनी लेग्स होती हैं जो एनिमल्स आप आसपास देखते हो उनके, तो टू एक्वेंट स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, यानी वो विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना चाहती हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल वर्ल्ड, के कितने डाइवर्स हैं वो। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अब हमारे पास मैक्सिमम हम 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं और मिनिमम हम 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और हमें लग रहे हैं चारों ही पॉजिटिव। किसी को लग रहा है कि कोई नेगेटिव है यहाँ पे, बताइए, ये इतने दिल कौन भेज रहा है। मैम सीटेट कैसे क्लियर करें, इस पर वीडियो बनाया हुआ है शानू, है ना, बताया हुआ है। प्रीवियस ईयर और सिलेबस खत्म कर लो, चाहे वो मैराथन से खत्म करो, चाहे वो नोट्स से खत्म कर लो जो फ्री दिए हुए हैं, चाहे वो बैचेस से खत्म कर लो, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर, कुछ भी नहीं करना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कितने लोग
57% लोग बी कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं टू एक्वेंट स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना है। जब सिर्फ टांगे पूछिए तो बच्चे का फोकस टांगों पे होगा, कहीं और होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे इससे ज्यादा बेटर है हमारे पास टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल वर्ल्ड। हाँ, डाइवर्सिटी मैं मानती हूँ बिल्कुल, अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखेंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स में आप पाएंगे कि किसी में मान लीजिए कितने अलग अलग विभिन्नताएं हैं अलग अलग एनिमल्स में, ये वो अपने आप ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो उसमें ये बॉडी पार्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, बिल्कुल जो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है बच्चों में वो नर्चर हो पाएगी। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चे को अगर बतानी है कितनी टांगे हैं। तो बी सी डी हमें यहाँ ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर ए एक साथ आ जाता तो बहुत अच्छा रहता, अदरवाइज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि कितनी टांगे हैं, तो लेग्स पे फोकस रहेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी मत दीजिए इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि बी लेने पे ना, अगर हम बी लेते हैं आंसर, मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि चारों ही उतने नेगेटिव नहीं है कि बिल्कुल उसको सिरे से नकार दें, लेकिन बी लेने पे क्या होगा कि डाइवर्सिटी वाला जो अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी वाली बात मिस हो जाएगी कहीं ना कहीं। और ये बात जो ये आपकी सिर्फ एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स की थी, वो यहाँ अपने आप भी इंक्लूड हो रही है, जबकि पूछा हमसे सिर्फ किसके बारे में था, लेग्स के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। रोहन कंप्लेन्स टू टीचर दैट सैम हैज बीन बिटन बाय एन इंसेक्ट एंड इज क्रशिंग दैट इंसेक्ट। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने खा लिया। सैम उसका दोस्त होगा रोहन का, और वह उसे कुचल रहा है, इंसेक्ट को वो मार दे रहा है एक तरह से, ठीक है। इन रिलेशन टू पेडागोजी व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ अ टीचर, मतलब अगर आप शिक्षण शास्त्र के संबंध में देखें तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप बताइए। पहला ऑप्शन है टॉक टू सैम एंड फोरबिड हिम फ्रॉम क्रशिंग द इंसेक्ट, यानी बात करेंगे सैम से और उसको रोकेंगे, भाई क्रश मत करो। प्रीवियस ईयर 2020 के पहले के मैं करा दूंगी एक सेशन लेके, पंखुड़ी टेंशन लो, जो इंपॉर्टेंट होंगे करा दूंगी। 2020 से पहले के आप 2018 और 19 वाले कर लो, बस इनफ हो जाएगा। 2 पेपर 2019 के होंगे जिसमें 2-2 सेट हो जाएंगे, पेपर 1 का एक, पेपर 2 का एक, दोनों ही आपको करने हैं, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट है उनका लेवल सेम है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सीडीपी सेम ही पढ़नी है, इंग्लिश सेम ही पढ़नी है, हिंदी पेडागोजी सेम ही पढ़नी है। कोई कह रहा है आपने जो ऑनलाइन पीवाईक्यू कराया है वो ही कर लें या बुक से करें। देखो ये जो अंकित डिस्कशन है ये आपको ज्यादा हेल्प करता है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इसके बाद आप कई सारे सेट खुद भी कर सकते हैं, तो वो आप पे निर्भर करता है। और कई बार बुक्स में कुछ परसेंट का कई बार एरर आता है, वो ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है टीचर से भी, बट यहाँ मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि संभावना बुक से तो कम ही रहेगी। वहां अगर आपको 10% मिल रहा है तो यहाँ शायद 1% मिले, वो भी मैं डिस्कस तुरंत कर देती हूँ या उस पर स्टार मार्क कर देती हूँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑथेंटिसिटी और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है कॉन्सेप्ट को समझने वाला, तो दोनों ही चीजों का अपना महत्व है। सेशन तो एक होता है दिन में 24 घंटे में लाइव, उसके अलावा तो आप कितने भी प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर। देखिए, टॉक टू सैम एंड फॉरबिड हिम, अप्लाई फर्स्ट एड एंड टेक सैम टू द डॉक्टर, टेल सैम दैट किलिंग एनिमल्स इज क्रूअल्टी एंड पनिश हिम, आस्क सैम व्हाट विल हैपन इफ ऑल इंसेक्ट्स आर किल्ड। बच्चे की सोच पे हमला एक तरह से कह लीजिए, या उसके दिमाग को जागृत करना होता है, हमला भी नहीं कहेंगे, उसको आपको एक्टिवेट करना होता है, एग्रीवेट करना होता है कि भैया वो सोचने पे मजबूर हो जाए बच्चा, उसको एक दिशा देनी होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप जाके आप भागते हुए जाएंगे और इंसेक्ट को बचा देंगे 1 मिनट में, वो आप कर सकते थे, बट उससे अब वो क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली आपको पता नहीं है। ऐसी सिचुएशन है, ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आप ये देखेंगे बच्चा सोचने पे मजबूर, क्योंकि आप मार पीट के या उसको रोक करके उसकी सोच में अगर बदलाव ला पाएंगे तो व्यक्ति में बदलाव आ जाएगा, ठीक है, और बाकी बच्चों को भी सीख मिल जाएगी। ये वाली सीख नहीं कि टीचर ने पिटाई कर दी थी एक दिन। नमस्ते मैम, मैं बिहार से हूँ, पिछली बार आपसे पढ़ के सीटेट में 127 आया, थैंक्स अलॉट मैम, अभी भी ऐप पर बीपीएससी बैच में हूँ, क्या मैं D+B का बैच ले सकता हूँ? विश्वकर्मा, अभी जब आप एक बैच में हैं तो अभी आप एक ही बैच में रहिए, D+B का नोटिफिकेशन आएगा तो बैच मिल ही जाएगा आपको उस टाइम पे, मतलब मिल क्या जाएगा, आ ही जाएगा, तो आप तब एनरोल कर लेना अगर दूसरे बैच में लेना है आपको एडमिशन। अभी आप बीपीएससी पे फोकस कीजिए सिर्फ, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल पास में भी है, अनाउंस्ड भी है, और आप ऑलरेडी बैच में हैं, कई सारी क्लासेस होती हैं दिन में, तो 2 बैच आप मैनेज कर नहीं पाएंगे एक साथ, है ना। तो अभी और बहुत बढ़िया बात है 127 नंबर आया, मन लगा के आप मेहनत करिए, इसी बार नौकरी आपको भगवान करे मिल जाएगी।
अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बैच में ऑलरेडी सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अनुभवी टीचर्स हैं, आज के नहीं है वो लोग। विश्वकर्मा प्रसाद, धन्यवाद। चलिए डी ऑप्शन 48%। हमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को तो फीस आ ही जाएगी अगर आप दूसरा बैच भी ले लेंगे, बट ज्यादा बेनिफिट आप उठा नहीं पाएंगे 2 बैच का एक साथ, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस दिन में होती हैं। एक ही बैच जो लोग लेते हैं उसका रिवीजन करना भारी पड़ जाता है। डी ऑप्शन 45%। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए होगा। आप लोग कह रहे हैं कि क्या कहेंगे, आस्क सैम व्हाट विल हैपन इफ ऑल इंसेक्ट्स आर किल्ड। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। अब इस पे सोचने को मजबूर हो जाएगा बच्चा, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और समझ आएगा कि एनवायरमेंट हमसे अलग नहीं है, एनवायरमेंट हमसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू टीच ईवीएस एट प्राइमरी लेवल शुड, यानी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है। यानी आप समस्या समाधान करने के तरीके पे फोकस कर रहे हैं। डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। अब इसमें समस्या समाधान कहाँ है, ये तो बेसिक स्किल्स डेवलप करा रहे हैं आप। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स एंड पिक्चर्स, इसमें कहाँ समस्या समाधान है। एनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हाँ एक बार को कह सकते हैं। हाईलाइट डिफिकल्ट सोशल प्रॉब्लम्स, यानी सीधा आप प्राइमरी लेवल पे डिफिकल्ट सोशल प्रॉब्लम्स पेश कर दीजिए बच्चे के सामने, और बच्चा हो जाएगा बेहोश। मतलब नॉट लिटरली, मेटाफोरिकली। भाई इतना सामाजिक अनुभव हो गया अभी उस प्राइमरी लेवल पे कि समाज के मुश्किल से मुश्किल मुद्दे उसके सामने पेश कर दिया आपने, और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहे हैं। अभी तो आप उसको स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दीजिए। उसमें जो उसको समस्याएं आए, होमवर्क करने में हो या किसी भी एक्टिविटी को करने में हो, उसको वो स्वतंत्र रूप से सॉल्व कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। मैच्योरिटी लेवल या कॉग्निटिव लेवल भी तो देखेंगे बच्चे का, या तीसरी क्लास में मास्टर्स का काम थोड़ी दे देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एट प्राइमरी लेवल द ईवीएस करिकुलम रिकमेंडेड बाय एनसीईआरटी। फटाफट से जवाब दीजिएगा। प्रेस्क्रिप्टिव होता है, सजेस्टिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है, या एक्सप्लोरेटिव होता है, बताइए। सजेस्टिव है, एक्सप्लोरेटिव फॉर श्योर होगा ही, बच्चा एक्टिव रहेगा इसमें, अन्वेषणात्मक में। सुझावात्मक, सुझाव में भी थोड़ी पॉजिटिविटी होती है, लेकिन नेगेटिविटी कहां है, जब निर्देश दिए जा रहे हो, ये करो ये मत करो, है ना। या फिर डिक्लेरेटिव हो गया, घोषणात्मक, तो ये भी फिर रटने वाले हो जाएंगे ये दोनों ही। इनमें डेफिनेशन, टेक्स्ट वो सब ज्यादा होगा, जबकि जो सोचने का विचार जागृत होगा बच्चे में वो सजेस्टिव पाठ्यक्रम से होगा, और एक्सप्लोर करने की जो भावना आएगी, एक्टिव रहने की, वो एक्सप्लोरेटिव से होगा। डिक्लेरेटिव में डिक्लेरेशन होती है, जैसे डेफिनेशंस हो गई, या थियोरी पार्ट ज्यादा होता है। प्रेस्क्रिप्टिव भी वैसा ही है कि पहले से निर्देश दे दिया, बच्चों को मौका ही नहीं दिया। ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है ये दोनों, प्रेस्क्रिप्टिव और डिक्लेरेटिव। तो बी और डी इज द राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से करेंगे। एज द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम क्लास 3rd to 5th, द ईवीएस करिकुलम एक्सटेंड्स द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कक्षा 3 से जब 5वीं में जाएगा बच्चा, तो ईवीएस करिकुलम कैसे चेंज होता जाएगा। कंट्री से सिटी, सिटी से कॉलोनी, भाई उल्टा नहीं चलते, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं जाते, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हमेशा, है ना। कि कंट्री से सिटी पे आएंगे, पहले सेल्फ, पेरेंट्स से भी पहले यहाँ सेल्फ, खुद से शुरू करेंगे, भाई उसके बच्चे के बॉडी पार्ट्स एंड ऑल, बहुत सारी उसके अराउंड की चीजें पूछेंगे। फिर पेरेंट्स, देन कॉलोनी, देन सिटी, देन कंट्री। पेरेंट्स के बाद सेल्फ, फिर कॉलोनी, सिटी, कंट्री नहीं। भाई वो खुद को ही तो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वैसे भी सेल्फ सेंट्रिक होता है 3 से 6 वर्ष में, खुद को ही तो केंद्र में रखेगा उस उम्र में। तो सेल्फ से शुरू करके और बाकी की बाहर की दुनिया तक आप जा सकते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी व्हाइल टीचिंग द थीम फैमिली टू प्राइमरी स्टूडेंट्स कैन इंक्लूड, यानी एक सही एप्रोप्रिएट एक्टिविटी व्हाइल टीचिंग द थीम फैमिली टू प्राइमरी स्टूडेंट्स कैन इंक्लूड। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय किस बात को ध्यान में रखेंगे। टेकिंग चिल्ड्रन फॉर नेचर वॉक, बात परिवार की हो रही है, आप पर्यावरण पे ले जा रहे हैं। आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट अबाउट हॉबीज ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, हाँ ये थोड़ा कनेक्टिंग होगा, बच्चे को सोचना भी पड़ेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मुक्त उत्तर वाला। काउंटिंग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दी फैमिली, ये तो क्लोज एंडेड हो गया, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। मेकिंग देम टॉक अबाउट देयर फेवरेट टीचर, बात चल रही है फैमिली की, ये अलग ही जा रहे हैं। बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें, उसमें उन्हें सोचना पड़ेगा, अपनी फैमिली से ज्यादा कनेक्टेड होना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, अच्छी बुरी चीजें निकल करके आएंगी। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल, थोड़ा सा लेंदी है बट ये लास्ट है। इन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, कक्षा 3 में पीटीएम हुई है। सलमा कंप्लेन्स टू द क्लास टीचर, सलमा कंप्लेन कर रही है क्लास टीचर से दैट अखिल डज नॉट ईट लंच। सलमा हो सकती है एक बच्चे की मम्मी हो, और अखिल एक बच्चा है जो लंच नहीं खाता, या टीचर भी हो सकती है सलमा। एंड ही मोस्टली थ्रोज इट इन दी डस्टबिन,
सलमा, एक पीटीएम में बात हो रही है। कक्षा तीसरी के अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है। हो सकता है सलमा अखिल की क्लासमेट हो, है ना, कि वो लंच नहीं करता एक बच्चा। मुद्दा यह है कि लंच नहीं करता और डस्टबिन में डाल देता है। इस केस में आपको क्या करना है? एक ईवीएस टीचर के रूप में आप क्या डिस्कस करेंगे क्लासरूम में? चिल्ड्रन शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पर्सन कुकिंग फूड। जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसके प्रयासों को क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं है थोड़ा नमक ज्यादा है, थोड़ा ये ज्यादा है तो, और डस्टबिन में डालना तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। चिल्ड्रन शुड टॉक ओपनली विद देयर पेरेंट्स अबाउट देयर फूड प्रेफरेंसेस। तो फूड प्रेफरेंसेस चलो ठीक है। चिल्ड्रन शुड फिनिश देयर लंच सिंस मेनी चिल्ड्रन आर स्टार्विंग एंड डू नॉट गेट फूड। यानी खाना खा लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग तो भूख से दिक्कत में हैं। चिल्ड्रन, उनको मिलता भी नहीं है खाना। चिल्ड्रन शुड फिनिश देयर लंच सिंस द फार्मर फेसेस लॉट ऑफ हार्डशिप्स टू ग्रो फूड। यानी फिनिश कर लेना चाहिए लंच को क्योंकि फार्मर को बहुत मेहनत से ही फूड जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं या क्रॉप्स जो हैं। तो तीन ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई एक ऑप्शन हमें यहां हटाना पड़ेगा जो थोड़ा नेगेटिव हो। बताइए क्या आप चूज करना चाहेंगे यहाँ पे और किसकी तरफ आप जाएंगे? 30th का सी, बी। 40% लोग तो बी भी कह रहे हैं। बी कह रहे हैं 40% लोग, सिर्फ 18% ही बात सही कह रहे हैं। देखें एक बार, समझते हैं। और बाकी लोग भी हैं, सब अपनी अपनी जगह तो सही कह रहे हैं। बी डी मिक्स, कुछ लोग सी कह रहे हैं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां तो हम ये कहेंगे कि भाई एक ईवीएस टीचर के नाते क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? तो चिल्ड्रन शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पर्सन कुकिंग फूड। ठीक बात है, एक इसमें आप ये भी एंगल जोड़ सकते हैं। चिल्ड्रन शुड टॉक, क्योंकि एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव हो गए ना, अगर आप जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसके प्रति सेंसिटिव है तो। चिल्ड्रन शुड टॉक ओपनली विद देयर पेरेंट्स अबाउट देयर फूड प्रेफरेंसेस। देखो यहां ये बात जम नहीं रही है, बस एक ही ऑप्शन है जो नेगेटिव है। उसका रीजन ये है कि फूड प्रेफरेंस के बारे में बात करें बच्चे अपने माता पिता से, इसका मतलब ये लग रहा है आपको कि उसके मनपसंद का खाना नहीं आता इसलिए फेंक देता है। तो हर रोज की बात हो रही है ना कि वो लंच खाता नहीं है, मोस्टली थ्रोज इट इन दी डस्टबिन। तो क्या हर रोज सेम डिश थोड़ी बन रही होगी घर में? कुछ तो पसंद होगा उसे। तो वो बी ऑप्शन इसलिए गलत है कि वो सही तरफ नहीं लेके जा रहा हमें। जहां पे भी बी है फिर वो सही नहीं हो सकता कि प्रेफरेंस। ये डिस्कशन से यहां पे बात नहीं हो रही। डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं आप क्लास में एज अ टीचर? फूड प्रेफरेंस नहीं, फूड की वैल्यू को आप डिस्कस करना चाहते हैं। और ये हम सब ने सुना है अपने घर में। आज भी मैं अपने भाई को लेक्चर दे रही थी इस बात पे। तो ये होता ही है कि हम ये कहते हैं भाई अप्रिशिएट करें हम फूड की वैल्यू को। लोग भूखे सोते हैं, मिलता नहीं है खाना और हम वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। ये सेंसिटिव बना रहे हैं आप एनवायरमेंट के प्रति बच्चे को। सी ऑप्शन। बी से उतनी सेंसिटिविटी कुछ हो नहीं रही है ना। वहां पे सिर्फ सिंपल बात हो रही है प्रेफरेंस की, जो कि यहां मुद्दा था नहीं। अगर वैसा होता तो फिर वो हर दिन नहीं, बस एक आध दिन जब कोई पर्टिकुलर डिश बनी होती तब ऐसा करता बच्चा। ठीक है ना। तो सी टेट के बैच में अगर आपको एनरोल होना है तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बीपीएससी के बैच में भी एडमिशन सभी एक्टिव हैं। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे एक साथ। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बता दीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। आज कोई मैं मानती हूँ कि अगर 20+ भी नंबर है आपके, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद मैंने आपकी आज नहीं की है, कम ही करने की कोशिश रही है। 25 के आसपास हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप 20 के ऊपर हैं तो मतलब ठीक है, अभी तो बहुत गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की। नोट्स पढ़ोगे और अभी तो हम काफी सारे सेट्स लगाएंगे, डिटेल्ड चर्चा भी करेंगे, तो वो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। 20 नंबर तो मतलब ऑलरेडी एक सही स्कोर है, वो तो ऊपर जाना ही जाना है फिर। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। जो भी आए हो आपका स्कोर वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। साइंस और एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटीज को फॉलो कीजिए, वो हम चैनल पे डिस्कस नहीं करते हैं।